8-9 जून को पेपर था ना, 7 जून को रिपुंजा भैया ने 1 शॉट में कराया है इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन। कहा इंटीग्रल ऑफ e⁻²x sin x 1 शॉट में डिट्टो का डिट्टो कराया, उसी के कॉन्सेप्ट पे आया है। क्वेश्चन मॉक टेस्ट 11 का है। अगर जिस किसी ने मॉक टेस्ट 11 लगाया होगा उसको आसानी से ये क्वेश्चन पता चल गया होगा। ये मैंने क्वेश्चन पुराना किया हुआ है और मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो तो लास्ट 20 डे स्ट्रेटजी में मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर क्वेश्चन आया तो लीनियर से ही आना है और किसी से नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आसान आता है और सबसे इजी टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रोबेबिलिटी का सेम क्वेश्चन इसी टाइप से सिमिलर मैंने कराया था इन क्लास नोट्स। चलिए फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी 2024 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए थे, कितने क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट से डायरेक्ट आए थे, यानी कि उनका कॉन्सेप्ट आया था। तो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्या था, देखिएगा। पहला क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे हमें बात करनी है। ओके, एक्स वाई प्लेन में पहली लाइन की इक्वेशन है 5x - 2y = 1। ओके, एंड सेकेंड लाइन बोला है द लाइन पासिंग थ्रू 0,1 एंड 100,100,100,1। ठीक है, तो अब ये क्या है देखिएगा। तो पहले तो सेकेंड लाइन यानी L2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं। L2 की इक्वेशन कैसे निकलेगी सर? हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। क्या यही फॉर्मूला होता है? जी सर, यही होता है। अब देखिए y - y1 मैंने ये x1 y1 ही है, y - 1 y2 कितना है 101, y1 कितना है जी 1 सॉरी है ना, अपॉन 100 x2 - 0 = x - 0। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन। तो ये आ जाएगा y - 1 100 100 1 आ जाएगा 1 इंटू एक्स। तो y = x + 1 हमारी L2 लाइन आ गई। ये क्या आ गया, L2 लाइन आ गई। ठीक है, अब L3 लाइन देखो, काफ़ी लोगों को L3 लाइन में कन्फ्यूजन हो गया होगा। ये L3 लाइन कैसे लिखी है? L3 लाइन आपको केवल डराने के लिए लिखी गई है। ये एक्चुअल में 3D में लिख दी है। 3D में कैसे लिख दिया, लाइन पासिस थ्रू 1,11 जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिया, लेटर सपोज 0 है, एंड डायरेक्शन कोसाइन ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है -1,1। तो हम 3D में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे, ये पॉइंट है तो x - 1 = ये रेशियो है अपॉन -1 = क्या आएगा y - 11 अपॉन 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ये अजीब तरीके से लिख दी थी, वो मैंने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, इसको काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत आई होगी, इसको कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं सजा के। सो ये आ जाएगा 11 - y। ठीक है, सो द फाइनल लाइन है y3 हो जाए L3 हो जाएगी 13 सॉरी 2x + y = 13। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 2x + y = 13 हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। सर आईआईटी बहुत ख़राब गया है, ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। देखिए नेक्स्ट में ओके ओके, पहले अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, L1 इंटरसेक्शन L2 यूनियन L2 इंटरसेक्शन L3 L3 इंटरसेक्शन L1। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कौन कौन से पॉइंट कॉमन है, यानी कि हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। चलिए, तो अब मेरे को ये तीनों लाइन सॉल्व करनी है। तो पहले मैं L1 और L2 को करता हूँ, L1 और L2 को। देखिएगा, तो y = x + 1 है, ये क्या है 5x - 2y = 1। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं x + 1, 2 × x + 1 = 1। तो 5x - 2x - 2 = 1। सो ये आ गया 3x = 3। सो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आई और y की वैल्यू कितनी आई, x + 1, यानी y की वैल्यू 4 आई। ठीक है, x = 1 y = 2 आएगा, सॉरी हाँ। सो L1 इंटरसेक्शन L2 में हमारा पॉइंट आया है 1,2। क्लियर हुआ, L1 इंटरसेक्शन L2 में मेरा पॉइंट आया है 1,2। ठीक है, मैं रेजेंट बाद में लूँगा, पहले आप क्वेश्चनों को समझ लीजिए। ओके, L2 इंटरसेक्शन L3 करते हैं। अब L2 क्या है, y = x + 1, L3 ये है। ठीक है, तो इसमें मैं डालता हूँ
2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 19 है ये, ओ सॉरी हाँ 13 है, एक बार मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, 13 है ये, ठीक है, इक्वल टू 13, ये L3 है, ये लाइन L2 है, L1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 3x इक्वल टू 12, सो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो L2 इंटरसेक्शन L3 में एक पॉइंट आया है, वो कितना है 4,5, ठीक है। अब मेरे पास बचा L3 इंटरसेक्शन L1, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन। तो पहली वाली लाइन क्या है 5x माइनस 2y इक्वल टू 1, इस वाली लाइन में 2y में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x प्लस 2y इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखिए तो ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/9, x की वैल्यू 14/9 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, किसी भी पॉइंट में पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 14/9 माइनस 13 इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए तो 18 तो ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा, है ना। 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 क्या आ रहा है बताइए, कोई मिस्टेक की है तो बताइए। सर आई विल सॉल्व माई बाई जस्ट ड्राइंग द रफ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रफ लाइन से ही बना सकते हैं, रफ लाइन के थ्रू आसान पड़ेगा ये, ठीक है। एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी है, देखो ये मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ पे 26 होगा ये, है ना। तो अब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, चलिए दोबारा करते हैं, यहाँ देखिएगा जो मिस्टेक हो गई है वो मैं सुधार दिया। देखो ऐसी मिस्टेक आप लोगों से भी हो सकती हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर अभी देखा है, थोड़ा बहुत देख लिया था, देखिएगा तो 26, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये आ जाएगा 27, ओके, 4x प्लस 2y, और तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई है, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाए, किसी भी इक्वेशन यहीं पर पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 13, सो y की वैल्यू आ जाएगी 6, 7, सो 3,7 इज L3 इंटरसेक्शन L1, L3 इंटरसेक्शन L1 क्या आ गया 3,7, ठीक है। हमारे पास L1 इंटरसेक्शन L2 आ गया, L2 इंटरसेक्शन L3 आ गया, L3 इंटरसेक्शन L1 आ गया, हमसे इनका यूनियन पूछा है और पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इनके यूनियन में कितने आ रहे हैं 3, सो द आवर करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, केवल 3 पॉइंटों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने थे, इवन वो भी नहीं निकालने थे, मैंने तो निकाल के बता दिया है। आप अगर इनका रफ डायग्राम भी बना लेते ना, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये है, 5x माइनस 2y लेट अस सपोज ये आएगी, एंड थर्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जाएगी कुछ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो 3 आ रहे हैं, ये मैंने रफली, तो ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ये एग्जाम की अप्रोच है। लेकिन मैंने पूरा डिटेल में बता दिया किस तरीके से आपको कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, किस तरीके से इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, यस इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। तो ये बताइए, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इनमें कॉमन पॉइंट एक यही तो है, तो यही तो इंटरसेक्शन से निकलेगा, इसीलिए मैंने इनको सॉल्व किया है। कॉमन पॉइंट यानी कि यही तो है कॉमन पॉइंट, इसीलिए मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है। सो दीज आर 3 पॉइंट जो इनको सॉल्व करके आए, सो द आवर करेक्ट आंसर इज 3, ओके। सो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, अगर जिसने ये दिमाग नहीं लगाया होगा उसके लिए, ठीक है। वैसे ये इसको मैं मॉडरेट में डालूंगा, इजी तो है लेकिन कैलकुलेटिव की वजह से मैं इसको मॉडरेट में डाल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने अटैच किया है IIT 2022 और ये मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है IIT 2024 में, ये मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था। जिस किसी ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास की होगी उसको याद होगा, ये मैंने क्वेश्चन कराया था। अब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, अब देखते हैं, देखिएगा इसने बोला है A be the set of point in the xy plane which are equidistant from point -1,0 and 1,0, ठीक है। पहले xy प्लेन बनाते हैं, ये -1,0 होता है एंड ये 1,0 है, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस वाले पॉइंट की जो लाइन आएगी क्या ये आएगी, आप इतना समझ पा रहे हो, ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस होंगे, यस विल PDF विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, ये लाइन होगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे हो गया। अब बी वाला कौन सा सेट है,
बी वाला जो सेट है पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, यानी कि इस वाली लाइन से, अब इस वाली लाइन से ये लाइन है ए लाइन बोल दो इसको ए, एंड पॉइंट क्यू, क्यू कौन सा, ये वाला पॉइंट, एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, क्या पूछ रहा है ये, द सेट ऑफ पॉइंट विच इज प्लेन एंड पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड एल, फिक्स्ड लाइन फिक्स्ड पॉइंट, पैराबोला, फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइन यानी कि ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, फोकस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होती है 2a, इनके आधे में आता है हमारा वर्टेक्स, यानी कि हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से जाएगा। वर्टेक्स कितना होगा, 1/2,0, कैसे होगा, 2a ये डिस्टेंस है, a डिस्टेंस पर होगा, 2a इक्वल टू हमारा आ रहा है 1, कैसे आ रहा है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो अब मेरा पैराबोला आ गया। पैराबोला की इक्वेशन जब इस तरीके से होती है तो मुझे पता है y² इक्वल टू 4ax होता है, लेकिन यहाँ पे x आगे शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन शिफ्टिंग चलेगा, तो मेरा जो पैराबोला होगा वो कितना होगा, y² इक्वल टू 4ax माइनस हाफ, क्योंकि हाफ पे ये 0 होगा, ठीक है, इतना पता चल गया। अब a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस, वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2a इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू हाफ, या वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस जो कि हाफ है, तो y² इक्वल टू 4 इंटू हाफ x माइनस हाफ, ठीक है। चलिए, तो y² इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस हाफ, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेट बी की, ये हमारा सेट बी है। हमारा सेट बी क्या है, y² इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस हाफ। अब हमसे पूछा क्या है, 5, लाइज इन सेट बी, 5, लाइज इन सेट बी, देन द वैल्यू ऑफ y², तो 5, सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो y² इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1/2, सो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 माइनस 1 यानी 9/2, सो y² की वैल्यू 9 आ गई। क्या हमसे y² की वैल्यू पूछिए, यस सर, y² की वैल्यू पूछिए, जिसको आंसर हो जाएगा a, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, कंप्लीटली रिपीट था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था, पैराबोला की डेफिनेशन। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। ये लगी है, देखो फिक्स्ड लाइन ये रही डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे सेट ऑफ पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस इक्वल होती है। तो ये हो गई हमारी पैराबोला की डेफिनेशन, कंप्लीटली रिपीट की है IIT 2022 और 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने ये कराया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, नए कॉन्सेप्ट पे था, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 2 लाइन दे रखी हैं इन अ 3D में 2 लाइन दे रखी हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, एग्जाम में किस तरीके से करना होता है वो मैं अब दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास 2 लाइन दे रखी हैं, इफ़ 2 3 4 इच पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ L1, 2 3 4 जो है पॉइंट है L1 का, डैट इज क्लोज टू L2, क्लोज है L2 के, देन विच पॉइंट ऑफ L2 इज क्लोज टू L1। अब इसमें पूछा उल्टा, L1 पॉइंट है जो क्लोज है L2 के, तो L2 का वो कौन सा पॉइंट होगा जो L1 के क्लोज होगा। अब देखिए रफली सोच रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं पता है क्या होगा। ये मैंने 2 पॉइंट मान लिया, L1 मान लिया, L2 मान लिया, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये वाला जो पॉइंट है मेरा L2 पे है ना, L1 पे, सॉरी 2, 3, 4 है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा 2, 3, 4 है। अब ये क्लोज है L1 के। अब आप एक बात सोचिए, कोई पॉइंट किसके क्लोज होगा, डेट मीन्स परपेंडिकुलर होगा, इसको सीधी लाइन मानिए। इस लाइन की सबसे क्लोज पॉइंट कौन सा होगा, यही वाला तो होगा। ये लेटर सपोज 2 3 4 है, तो ये वाला पॉइंट ही तो सबसे क्लोज होगा जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा। इतना क्लियर हुआ, जो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा कैसे भी जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, L1 है, ये L2 है। अब L1 लाइन को मैं थोड़ा सजा के लिखता हूँ। सजा के कैसे लिखेंगे, देखिएगा, x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3/2 इक्वल टू लैम्डा, एंड z माइनस 4/3 इक्वल टू लैम्डा। अब इन सबको मैं लैम्डा को इक्वल रखूँगा, तो x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z माइनस 4/3, डेट इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ये L1 की आ गई। सेम इसी तरीके से L2 को लिखते हैं, तो L2 क्या आएगा, देखो इसमें क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा।
अब आप बोलोगे सर इसमें तो लैम्डा है ही नहीं, इसको हम y इक्वल टू 4 को ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4 प्लस 0 लैम्डा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखिएगा, y माइनस 4 अपॉन 0। अब आप ऐसा मत सोचिए जीरो डिनोमिनेटर में, जीरो डिनोमिनेटर में नहीं है, दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन रेशियो, इसको मैं बताऊंगा। अब इक्वल टू लैम्डा, अब ये क्या आ गया, z माइनस 4 वाई 1 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे भी 1 है, इनको सबको अरे सजा के लिख देते हैं, x माइनस 4 वाई 1 y माइनस 4 वाई 0 z माइनस 4 वाई 1। अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हुआ होगा डिनोमिनेटर में जीरो कैसे आ गया। ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आया, दिस इज जस्ट अ नोटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, ये कोई भाग नहीं दे रहे हम जीरो से y माइनस 4 में, ये केवल नोटेशन है डायरेक्शन रेशियो का। हमें इतना पता चला है कि जो L2 लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, I यानी 1,0,1, इसका डायरेक्शन रेशियो इतना है। L1 लाइन का कितना है, 1,2,3, इसका 1,2,3 है। इतना हमें नॉलेज मिला है। अब मेरे को इतना पता चल गया, क्या पता चल गया सर, ये वाली लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, तो अगर मैं इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल दूं और इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो पता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, जीरो करूं, तो मेरा कुछ काम बन जाएगा। अब कैसे निकालूं इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये कैसे निकालूं सर, इस वाली लाइन का मैं जनरल पॉइंट तो जानता हूं। जनरल पॉइंट कैसे जानते हैं, ये वाली लाइन का जनरल पॉइंट क्या है, ये रहा, x इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा, यानी कि ये पॉइंट में क्या मान लेता हूँ 4 प्लस लैम्डा, y इक्वल टू 4 है वो तो फिक्स ही है, z इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा। क्या ये पॉइंट में ये जनरल में मान सकता हूँ, लैम्डा मुझे नहीं पता है क्या है, मैंने जनरल माना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पे पॉइंट लेट अस सपोज दिस इज ए बी, तो b माइनस ए वेक्टर इज अवर डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, करते हैं 4 प्लस लैम्डा माइनस 2 कॉमा 4 माइनस 3 कॉमा ये 4 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा माइनस 2 यानी 2 प्लस लैम्डा 1, 4 प्लस लैम्डा माइनस 4 यानी कि लैम्डा। दिस इज अवर डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, बी माइनस ए वेक्टर, या बी ए वेक्टर बोल दीजिए, या ए बी वेक्टर, जो भी बोलना है। ठीक है, ये आ गया। और इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, L2 का कितना है 1,0,1। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना पड़ेगा, जीरो। ठीक है, जीरो करते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है, जीरो करते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे जीरो करेंगे सर, देखिएगा, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 ए डॉट बी करना है, प्लस 1 इंटू 0 प्लस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, क्या आ गया, 2 प्लस लैम्डा इंटू 1, तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, -1। लैम्डा की वैल्यू हमें -1 प्रोवाइड हो गई। और हमारा पॉइंट क्या था, हमें पॉइंट कौन सा निकालना था, बी, इसमें हम -1 रख देते हैं, तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे पॉइंट बी निकाल रहे हैं, 4 - 1 4 - 1, यानी कि हमारा जो पॉइंट आ जाएगा 343। डेट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, करेक्ट, समझ आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, केवल हमें ये देखना था कि कैसे करना है, हमें कैसे करना था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था क्लोज वाला। क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर पॉइंट देखना है, हमें परपेंडिकुलर पॉइंट देखना था, उस तरीके से करना था। ये प्रॉब्लम मैं मॉडरेट में ही डालूंगा क्योंकि थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, इसको मैं इजी में भी डाल सकता हूँ, कहाँ है, हाँ ये वाली तो इजी प्रॉब्लम थी, इसको मैंने नहीं बताया था, इजी। ठीक है, सोचना था, केवल डेफिनेशन यूज थी। इसको भी मैं इजी या मॉडरेट में डालूंगा, M+E लिख लो, काफ़ी लोगों को इजी लगा होगा, कैलकुलेशन की वजह से काफ़ी लोगों को मॉडरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, देखिएगा, अब देखिएगा कैसे सिंपल है, देखिएगा। अब मेरे पास क्या दे रखा है, A1 A2 A3 एक सीक्वेंस दे रखा है, Sn सम ऑफ n टर्म दे रखा है। ठीक है, और 2Sn की वैल्यू दी है, 2Sn की वैल्यू दी। अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। C एक रियल नंबर है, n इक्वल टू 1 2 3 है, और A1 A2 यानी कि सीक्वेंस पर बात की है, वो AP होगा, GP होगा, HP होगा, इन सारे पॉइंटों पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए हमें एक इक्वेशन दी है, इसी से चालू करते हैं। 2Sn इक्वल टू हमें क्या दिया है, NC + AN।
ठीक है। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा n/2 c प्लस ए एन। ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला सा लग रहा है। हमने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, दूसरा ये भी पढ़ा है n/2 a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, बताइए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। तो हमारा ये तो लास्ट टर्म लिखा है, ये तो लास्ट टर्म है। अगर कैसे भी करके सी हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड सी। फाइंड सी, सी कैसे फाइंड करें सर? अब मुझे पता है S1 S2 S3 क्या है, क्योंकि ये दे रखा है। तो मैं फाइंड करता हूँ S1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 C प्लस A1, एन की जगह 1 डाला। ओके, तो 2S1 इक्वल टू आ गया C प्लस A1, और S1 हमारा A1 है। S1 किसके इक्वल होगा, A1 के। तो 2A1 इक्वल टू C प्लस A1, तो C की वैल्यू आ गई A1। तो C हमारा नथिंग बट A1 यानी फर्स्ट टर्म है। हमारा C क्या है, फर्स्ट टर्म। तो हम यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, क्या ये सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP है, ओ सॉरी AP है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, टर्म ऑफ n AP है? यस सर बिल्कुल है। तो ये AP है, समझ आ गया, क्योंकि हमारा Sn का फॉर्मूला ये आया था। कोई दिक्कत? ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान थी, इजी। ओके, कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम करेक्ट की थी बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू दिस था। मैंने आपको देखो क्वेश्चन में और जो 20 डे स्ट्रेटजी बताई थी उसमें मैंने डायरेक्ट बोला था मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आना है बेटा, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आना है। यार देखो आया है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आया है, और इससे काफी सिंपल है ये। तो जो मैंने बोला था वो हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हाईलाइट करते हैं। मोड एफ टी इज लेस देन π/2, ठीक है। जी टी क्या दिया है, साइन ऑफ एफ टी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, जी पे कमेंट करना है। तो जी को सबसे पहले हम मानेंगे जी डैश टी निकालना है, जी पे कमेंट करना है। जी डैश टी क्या आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एफ टी और इंटू एफ डैश टी, ठीक है। अब इसका हमें साइन देखना है क्या आएगा, देखिएगा। अब मेरे को पता है एफ डैश टी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां से हमारा निकल के आया एफ डैश टी शुड बी लेस देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आ गया? एक मिनट रुकिए, चलिए देखिएगा। तो ये तो हमारा लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0। बात करते हैं कॉस एफ टी। कॉस एफ टी कैसा होगा, कॉस एफ टी भी डिपेंड किस पे करेगा, एफ टी पे। हमें पता है मोड एफ टी दिया है लेस देन π/2, यानी कि एफ टी हो जाएगा हमारा माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अब माइनस π/2 से π/2 के बीच में कॉस एक्स एक हमारा कॉस माइनस π/2 से π/2 के बीच में कैसा होता है, कॉस माइनस π/2 से π/2 के बीच में क्या इस तरीके से फंक्शन होता है, कॉस माइनस पाई, यहाँ पे माइनस π/2 है, यहाँ पे π/2 है। तो कॉस एफ टी जो आएगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में, क्या 0 से 1 के बीच में रहेगा? ये क्लियर है, क्लियर हुआ, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 के बीच में कॉस ये फंक्शन बनता है। तो यानी कि कॉस एफ टी 0 to 1 में आ जाएगा, यानी कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 में है, यानी कि ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा? बताइए यस और नो। यस सर आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जी डैश टी इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 जब एफ टी π/2 होगा तब, अरे लेस देन दिया है तो ओपन ही आएगा, लेस देन दिया है ओपन ही आएगा, सॉरी, क्योंकि π/2 होगा तब आएगा, तो लेस देन पे लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा,
क्योंकि इक्वल टू जीरो तो जब होगा जब ये पाई बाई 2 होगा, वो होगा नहीं। तो जी डैश टी लेस देन जीरो आ गया, जी डैश टी लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, जी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, जी हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है, जी हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो जी हमारा ऑलवेज डिक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग की तो बात ही नहीं हुई, तो इंक्रीजिंग वाला ये कट गया, इंक्रीजिंग ये भी कट गया, इंक्रीजिंग ये भी कट गया। तो जी ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ये जी जो है सारे इंटरवल के लिए डिक्रीज है, ऐसा नहीं है केवल -π/2 से π/2 है, क्योंकि cos एफ टी की वैल्यू हमारी यही फिक्स हो गई, हमेशा cos एफ टी पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक इंटरवल के लिए आ रहा है, सारे इंटरवल के लिए cos एफ टी पॉजिटिव है। तो ये जो जी हो गया हमारा इनके सॉरी डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, चलिए हाँ समझ सकते हैं, आपका गलत हो गया होगा, स्ट्रेस नहीं लेनी है। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया था, ये क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा हार्ड है। इसमें हमने बहुत ऑब्जर्वेंस की थी, आर को पॉजिटिव माना था, नेगेटिव, तब भी मैंने बताया था मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन रिपीट होना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से कर लीजिए। और देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है। सो जो मैंने बोला था वही पेपर में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन एकदम नया था और टफ की कैटेगरी में रखूंगा इसको मैं, क्योंकि इसमें सोचना बहुत था। कैसे सोचना था देखिएगा। अब इसमें पूछा है इफ g इज कंटिन्यूअस देन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंप्लाई f कंटिन्यूअस होगा। f कंटिन्यूअस कब होगा ये हमें केस इंप्लाई करना है, तो वो कैसे पता चलेगा देखते हैं, देखिएगा। तो f कंटिन्यूअस करना है, तो पहले मैं देखो b c इनको देख रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं fx क्या मानता हूं, fx फंक्शन किस तरीके से मानेंगे देखिएगा। fx मैंने माना है, ध्यान से देखिएगा, मॉड x है, fx मैंने माना है इस तरीके से। क्या माना है, अगर 0 से बड़ा है तो ये माना है, 0 से छोटा है तो -1 माना है। ठीक है, वेट अ मिनट, या कुछ और भी मान लीजिए पाई माइनस पाई, क्योंकि देखो तीनों जो ऑप्शन है ना एक ही फंक्शन से मैं डिस्कार्ड करूंगा, डिस्कार्ड यानी कि गलत प्रूफ करूंगा। तो इसको देखो पाई मान लीजिए, इसको -पाई। ठीक है, fx ये हो गया हमारा, मोड fx क्या होगा, मोड fx हो जाएगा, ये कंप्लीट ऐसे आ जाएगा। अब हम एक मिनट वेट अ मिनट, हाँ देखिएगा दोबारा बना लेते हैं मोड fx की। मोड fx हमारा पाई आ जाएगा। ठीक है, हमारा मोड fx कंटिन्यूअस है बट fx नॉट कंटिन्यूअस, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, fx स्क्वायर क्या बनेगा, fx स्क्वायर के लिए पाई और -पाई की जगह -1 और 1 ले लीजिए। नहीं, -पाई और पाई पे भी काम चल जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, हाँ ये भी चल जाएगा काम, क्योंकि पाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा fx स्क्वायर क्या आ जाएगा, fx स्क्वायर का भी सेम ग्राफ बन जाएगा, fx स्क्वायर का सेम ग्राफ बनेगा, क्योंकि fx स्क्वायर की जो वैल्यू है पाई स्क्वायर आएगी, पहले यहाँ पे पाई था, पाई स्क्वायर आ जाएगा fx स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस बन गया, fx स्क्वायर कंटिन्यूअस है बट fx तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब साइन के लिए भी यही ले लीजिए ग्राफ, मैं कुछ और नहीं ले रहा, एक ही ग्राफ से तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन एक ही ग्राफ से। ठीक है, देखिएगा कितना इजी है। अब साइन और एफ टी, जब एफ टी पॉजिटिव हो पाई लेगा -पाई, यानी कि एफ के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, एफ एक्स की वैल्यू या तो पाई होगी या -पाई होगी, और हमें पता है पाई और -पाई पर साइन ऑफ एफ टी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ एफ टी की जो हमेशा वैल्यू है 0 है, तो ये तो 0 फंक्शन बन गया, यानी कि साइन ऑफ एफ एक्स तो कंटिन्यूअस है, लेकिन एफ एक्स तो हमारा डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। साइन ऑफ एफ एक्स कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, सो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर, आई डू लेट एफ एक्स इज एक्स देन वेयर जी एक्स इज कंटिन्यू, हाँ ओके ओके। देखो काफ़ी तरीके होते हैं करने के, एक्चुअल मेथड ये था, तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड करना था। ठीक है, आप ऑप्शन सॉरी एग्जाम में कोई और तरीका भी यूज कर सकते हो, मे बी उससे आंसर आ जाए। सो देयर आर सो मैनी मेथड टू सॉल्व दिस। ठीक है, थैंक यू नेहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा IIT मॉक टेस्ट 8, IIT मॉक टेस्ट 8 का है, एक मिनट 8 का है या 11 का, एक बार मैं देख के बताता हूँ। आई थिंक 8 का ही है, वेट अ मिनट,
हाँ मॉक टेस्ट 8 का क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी 11 का है 11, इससे आगे वाला है 8 का, ये 11 का है। 11 में था सिमिलर यही ग्राफ बनेगा, ये हमारे मॉक टेस्ट से आया है क्वेश्चन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या है, What is the largest area of a rectangle whose side are parallel to coordinate axis can inscribe under the graph of curve। पहले तो कर्व बनाते हैं। कर्व हमारा किस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इस तरीके से। अरे ये इसके अंदर हमें रेक्टेंगल ले जाना है, ये बन गया। क्या सिमिलर सा नहीं लग रहा, इसके अंदर भी तो रेक्टेंगल ले रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम, इसमें भी तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कर रहे हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है बेटा। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखो अल्फा माना है, यहाँ पे भी आप अल्फा मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जैसी भी आपकी मर्जी है, अल्फा ही मान लेते हैं। चलिए तो ये अल्फा है, इधर भी माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा कॉमा 0, तो डिस्टेंस अल्फा ही रहेगी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया मेरे को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं। तो पहले तो डेरिवेटिव, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यू, तो ए डैश क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 करते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1 माइनस 1/√3 और एक आ रहा है 1/√3, ठीक है। अब हमें देखना है कहाँ क्रिटिकल पॉइंट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इनइक्वालिटी। अब काफ़ी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर गए होंगे, क्योंकि हमारा इन जनरल होता है प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना, अल्टरनेट ही चलता है, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि दोनों रूट ऑड आएंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगी, ये नहीं आएंगे, यहाँ पे उल्टा चलेगा। क्यों चलेगा उल्टा, क्योंकि आप पॉइंट रख के देखिए ना, यहाँ पे जो है ये है ना कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, इसका नेगेटिव है, तो 1/√3 से आगे पहले नेगेटिव आएगा, फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये आएगा। तो इससे मेरे को आइडिया लग रहा है 1 माइनस 1/√3 से पहले मेरा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज किया, फिर ऐसे, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, यानी कि 1/√3 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। या तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप f डबल-x निकाल लीजिए दोनों पॉइंट पे, जिस पे लेस देन 0 आएगा वो है। मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है ग्राफ के थ्रू आसानी से दिख गया, 1/√3 पे मैक्सिमम आ गया, ठीक है। 1/√3 पे मैक्सिमम आ गया, इसमें 1/√3 पुट कर दिए क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो 1/√3 पुट करते हैं। देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा क्या था हमारा एरिया था 2 अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, हमें 1/√3 पुट करनी है, 2/√3 इंटू 1/3, सो ये आ जाएगा 2/√3 इंटू 3 माइनस 1 2/3, सो द आंसर इज 4/3√3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। क्वेश्चन मॉक टेस्ट 11 का है, अगर जिस किसी ने मॉक टेस्ट 11 लगाया होगा उसको आसानी से ये क्वेश्चन पता चल गया होगा, ये मैंने क्वेश्चन पुराना किया हुआ है। सो इसको मैं अगेन मॉडरेट में डालूंगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और ये समझना इंपॉर्टेंट था, इंस्क्राइब में अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। चलिए देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये है हमारा मॉक टेस्ट 8। आफ्टर दैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सबसे इंडिपेंडेंट टॉपिक और हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, इसमें डिटरमिनेंट के थ्रू पूछा है। मैंने बोला था एक क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आता है। अब इसमें देखो हमने एफ, इसमें क्या पूछा है, डिटरमिनेंट ए माइनस बी इज इंटीजर, ए माइनस बी। सेम इसी में एफ माइनस जी इज एन इवन फंक्शन, यानी कि कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें भी एफ माइनस जी के थ्रू पूछा है, इसमें भी ए माइनस बी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट सेम है, कैसे रिलेशन निकालना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक किस तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें देखने हैं 3 रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव देखेंगे। देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं, ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। ए टाइप बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन। अगर ये रिलेशन में होगा डेट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए शुड बी एन इंटीजर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो इज इंटीजर। डेट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव तो सब में दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। चलिए
इसमें दिया नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब हमें क्या देखना है, नॉट ट्रांजिटिव और नाइदर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक भी देखते हैं। सिमेट्रिक में आप एक बात देखिए, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा। इफ और देन आता है, इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज b माइनस ए, यानी कि देन बिलोंग्स टू आर। अगर ये a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, डेट मीन डिटर्मिनेंट a माइनस बी इंटीजर होगा। इंटीजर लेटर सपोज मैंने I1 मान लिया, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू सो क्या करना है, डिटर्मिनेंट b माइनस ए शुड बी एन इंटीजर, यही तो प्रूफ करना है। ओके अब आप एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट b माइनस ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ a माइनस बी, क्लियर है, इक्वल टू दिस। अब आप एक बात बताइए, इसमें डिग्री अच्छा 3 की थी है। अब आप एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट a अगर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए कितना हुआ, इसमें क्या होता है, जो माइनस ए की पावर n बाहर निकलता है, वेयर n इज डिग्री, n इज क्या है, डिग्री, तो -1 की पावर एक डिटर्मिनेंट है, तो -1 की पावर n भी एक इंटीजर है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, और डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा -1 की पावर I1 आएगा, -1 की पावर 3 आएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 दे रखा है, तो -I1। जब एक I1 इंटीजर है तो -I1 भी इंटीजर होगा, यानी कि ये भी ट्रू हो गया, ठीक है, दो तो ट्रू हो गए। अब रिफ्लेक्सिव पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ सर क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट का लेवल भी सिमिलर होता है, थोड़ा सा हाई लेवल होता है नेक्स्ट का, देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे देखना है, पहले तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी आर में होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है सर, डिटर्मिनेंट a माइनस बी अगर इंटीजर है यानी I1 मान लिया, डिटर्मिनेंट b माइनस सी इंटीजर है I2 मान लिया, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट a माइनस सी को इंटीजर होना पड़ेगा। चलिए ये हमें प्रूफ करना है, होगा कि नहीं होगा, अब देखना है। अब मुझे इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं। अब देखिए काउंटर एग्जाम्पल, देखो सिंपल मैट्रिक्स लेना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। मैंने पहली मैट्रिक्स क्या ली, 1 1/2 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, बड़े बड़े 0 का मतलब है सारी जगह 0 है, डायगोनल एंट्री ये है। आपको थोड़ा सा अच्छी तरह बना के दिखा देता हूँ, ये है, देखिएगा 1 0 0 0 1/2 0 एंड 0 0 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने ली 0 0 0 0 -1/2 0 0 0 0, ठीक है। सी मैट्रिक्स मैंने कंप्लीटली 0 मैट्रिक्स ले ली, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए a माइनस बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1/2 माइनस ऑफ -1/2 1 हो जाएगा, तो 1 0 0 आइडेंटिटी बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1, यानी कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब b माइनस सी करना है, एक मिनट, b माइनस सी इंटीजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचते हैं, b माइनस सी को इंटीजर लाना है, इसको हम क्या ले लें, b माइनस सी इंटीजर आ रहा है 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, इसको 1/2 लेना पड़ेगा या कुछ और लेना पड़ेगा, मैंने कहीं, हाँ एक मिनट, कहीं मेरे से मिस्टेक हुई है, a माइनस सी 2 1/2, इसमें सोचना पड़ेगा, वेट अ मिनट। तो 1, इसको मतलब मुझे इस तरीके से लेना है, b माइनस सी हमारा इंटीजर आ जाए, तो a माइनस बी तो ये ले लिया, ऐसा करते हैं, इसको -3/2 ले लूँ तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो -3/2 ले लिया, अब b माइनस सी, तो b माइनस सी में इसको मैं ले लेता हूँ 1/2 3/2, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन, क्या लूँ 1/2, और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे 2 कर देते हैं, वेट अ मिनट, सोचना पड़ेगा, एक मिनट, टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है टाइम लगेगा, क्योंकि देखो ये जो ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, इसमें एग्जाम्पल ढूंढने में दिक्कत आती है, ठीक है।
एग्जाम्पल ढूंढने में दिक्कत आती है, तो वही बनाना पड़ता है एग्जाम्पल। मैंने बनाया था, अब ये मैंने बनाया था लेकिन इतना सोचा नहीं था, देखते हैं क्या बनता है, देखिएगा। तो बी, ठीक है, बी के बारे में चर्चा करनी है। बी को अगर मैं दूसरा लेके देखता हूँ, देखो बी को, एक तो हमारा ये फिक्स है, ए को मैंने ले लिया, ए को मैंने ले लिया, चलो ये लेते हैं 0 0 1, ठीक है। अब ये 0 0 0 0 0 0, अब बी ले लिया मैंने, ये ए हो गया। सोचते हैं, बी ले लिया 2 1 1, बाकी जगह 0 है, ठीक है। ए माइनस बी इंटीजर आएगा, ठीक है, ए माइनस बी कोई इंटीजर आएगा, दिख रहा है। अब सी क्या लेते हैं, सी को ऐसा लेना है बी माइनस सी तो हमारा इंटीजर आए, लेकिन ए माइनस सी हमारा इंटीजर ना आए, इस तरीके से लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी बात करेंगे सारे चीज़ों पे, पार्शियल ड्रॉप वगैरह पे। देखिएगा सी को अब मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, देखिएगा सी को यहाँ पे मैंने लिया, देखो -1/2, सॉरी 1/2। तो देखो पहला वाला एलिमेंट क्या बनेगा सी में, 3/2 बी माइनस सी, ठीक है। अब मुझे 2 कैंसिल करना है, तो 2 कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ले लिया -3, तो 1 - 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पे 0 ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, क्लियर है। सी हमारा क्या है, एलिमेंट सी हमारा क्या है, अब देखो मैं ढंग से बना देता हूँ मैट्रिक्स को, कैसे सोचना होता है ये भी सोचिए। मैंने क्या किया, 2 1/2 -3 0 डायगोनल एलिमेंट में, 2 - 1/2 3/2 बन जाएगा, 1 - 3 4 बन जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट, इसको थोड़ा b माइनस सी का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान अच्छी तरीके से लिख देते हैं। नहीं, b माइनस सी का 0 क्यों आएगा, ये आ जाएगा 3/2 0 0 और 0 4 0, और ये 1 आएगा ना यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 × 3/2 यानी कि 6। डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस सी 6 आ रहा है इंटीजर। अब a माइनस सी करके देखिए, a माइनस सी क्या आएगा, अब a माइनस सी, इनको मिटा दीजिए, ये काम के नहीं है, इनको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए वेट अ मिनट, मैन इसमें दिक्कत यही थी, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन में भी छोड़ दिया हो क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं हुआ हो, क्योंकि थोड़ा सा यही था। इसको मैं मॉडरेट या टफ कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। ए माइनस सी क्या बनेगा, -1/2 0 0 0 -3 0 0 0 1। अब सॉरी ए माइनस सी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी क्या आ रहा है, देखो 3/2 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर हो गया। ए हमने ये माना है, बी हमने ये माना है, सी ये माना है, ए माइनस बी भी हमारा इंटीजर आ रहा है, बी माइनस सी भी इंटीजर आ रहा है, और ए माइनस सी इंटीजर नहीं आ रहा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक की भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है, काफी लोगों को डाउट है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है a, a बिलोंग्स टू r, तो डिटर्मिनेंट a माइनस ए बिलोंग्स टू, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, तो 0 आ गया। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, तो a, b है तो b, a, यानी कि डिटर्मिनेंट a माइनस बी इंटीजर गिवन है हमको, मुझे क्या प्रूफ करना है, b माइनस ए। अब आप एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ b, a माइनस बी को c मान लीजिए, ठीक है, a माइनस बी को c नहीं d मान लीजिए, d, तो b माइनस ए समथिंग माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, b माइनस ए माइनस डी हो जाएगा। अगर a माइनस बी डी है तो b माइनस ए माइनस डी हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेटर सपोज k है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या होगा, -1n इंटू के, ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस डी क्या होगा, -1/3, ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, देखिए, ठीक है, -1/3 इंटू I1, क्योंकि मैंने I1 माना था, तो I1 -I1 इज अवर करेक्ट आंसर, क्लियर है। सो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे क्लास नोट्स का है, बाइनोमियल L3, बाइनोमियल लेक्चर L3 क्लास नोट्स में कराया, देखो पूरा क्लास नोट, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट ऑड पोजीशन इज इक्वल टू द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एट इवन पोजीशन ऑफ ईच इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब सॉल्व भी कराया, देखो ये लिखा nc0 nc2 डेट एस nc यानी कि इवन टर्म, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर n-1, फिर nc1 nc3 ऑड पावर का सम, क्लास नोट्स में कराया है ये,
क्लास नोट्स का है ये क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या पूछा है, 23C0, 23C2, 23C4, यानी कि इसमें इवन टर्म, इवन का पूछा है। फॉर्मूला लगाते हैं ये दोनों, देखिएगा। अब मेरे एक फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1 + x की पावर 23, तो ये आ जाएगा देखो NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, सॉरी n क्यों आएगा, 23 आएगा ना, वेट अ मिनट, 23 आएगा फ्लो में भूल ही गया। 23C0 x की पावर 0, 23C1 x की पावर 1, डेड आ जाएगा। नीचे कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं ना अच्छी तरीके से। देखो 1 + x की पावर 23, सो 23C0 x की पावर 0, 23C1 x की पावर 1, 23C2 x की पावर 2, लास्ट में क्या आएगा 23C23 x की पावर 23, ठीक है। अब आएगा हमारा 1 - x की पावर 23, ये आएगा 23C0 x की पावर 0, माइनस आएगा क्योंकि माइनस की पावर होगी 23C1 x की पावर 1, फिर प्लस आएगा -x² हुआ 23C2 x², ठीक है। डेड -1 की पावर 23 माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी फॉर डेट, ठीक है, x की पावर 23। अब अगर मैं इन दोनों को एडअप करूँगा तो क्या बन रहा है मेरा, अगर मैं इन दोनों को एडअप करूँगा तो देखो यहाँ पे तो बनेगा 1 + x की पावर 23, 1 - x की पावर 23, यहाँ पे बनेगा देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 23C0 x की पावर 0, 23C2 x की पावर 2, डेड लास्ट में 23C2 x की, सॉरी 22x की पावर 22। अब मैं पुट कर दूंगा x = 1, अब मैं क्या पुट कर दूंगा x = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 23, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 23C0, 23C2, 23C4, डेड 23C22। अब इस वाले 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2 की पावर 23 - 1 यानी 22 आंसर आ जाएगा। ये एक इजी प्रॉब्लम था, इवन क्लास नोट्स में ही कराया था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था, ठीक है। मैंने ऑप्शन बी लगा के आया, ये तो हाँ फ्लो में देखो, आपने जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है उन्होंने क्या देखा हुआ, ये देखा होगा 23C0, 23C1, 23C2, ये 23C22 तक चल रहा है, 23C23 नहीं है, वो कितना होता है -1, तो 2 की पावर 23 - 1, इस तरीके से जिन्होंने सोचा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा सा आपने गलत पढ़ा, आपका -1 हो गया, 5 नंबर कट गए। कितना आसान क्वेश्चन था, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लास नोट्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लास नोट्स में देखो मैंने लिखाया हुआ बाइनोमियल लेक्चर 3, आप देखिएगा यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल था, बहुत इजी था। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, fx + y = fx + xy। अब ये फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन है, देखो इसमें मैं x q से q दिया है, तो f0 = क्या हो जाएगा, f0 + f0, ठीक है। मेरे को एक वैल्यू तो पता चल गई, f0 = 0 है। चलिए, या तो देखो अब इसको मैं लॉन्ग मेथड से जाऊं तो मैं डायरेक्ट ये बोलता हूं कि इसको डेरिवेटिव करके करूं, बाकी शॉर्ट मेथड ये है fx = kx, अगर मैं मानूं तो fx + y मेरा हो जाएगा kx + ky, तो क्या मैं इसको fx + fy लिख सकता हूँ, यस। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यस। नेक्स्ट के मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब मेरे को fx = kx मैंने मान लिया। अब f1 हमें दे रखा है कितना, 10, वो किसके इक्वल होगा, k × 1, तो k × 1 क्या हो गया हमारा, k की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो मेरा जो फंक्शन हमें पता चल गया fx = 10x हो गया। अब 10x का ग्राफ हमें पता है, सिंपल ओरिजिन से पास होता है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो 1 शॉट में है, 9 जून को पेपर था ना, 7 जून को रिपुंजा भैया ने 1 शॉट में कराया है इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन। कहा इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x sin x, 1 शॉट में डिट्टो का डिट्टो कराया, उसी के कॉन्सेप्ट पे आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं बना हो। इसमें देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिएगा
सॉरी, अब इसमें देखो साइन के अंदर लॉग बैठा है, जब भी ऐसी चीज बैठा हो ना तो उसको सबसे पहले टी मान लो, सब्स्टिट्यूट करो, लॉग एक्स को टी माना तो 1/x dx क्या हो गया, dt हो गया। चलिए ये हो गया। अब dx इक्वल टू क्या होगा, e की पावर टी dt, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर t आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलिए लिमिट को भी पुट कर लेते हैं, x कहाँ से कहाँ पर है, e की पावर π/2, e की पावर -π/2 से π/2, सो log कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से log x ln x π/2 तक, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ पता चल गई, सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारा इंटीग्रल ये बन गया -π/2 से, अगले पेज पर लिख देंगे साइन स्क्वायर टी प्लस साइन, अब देखिए ये लॉग को इसको 2 आगे ले जाऊंगा तो 2t लिख सकूंगा, साइन 2t, और ये ब्रैकेट ला के ई की dx की वैल्यू आई है e की पावर टी dt। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। क्या था क्वेश्चन, -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर टी dt, मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ, -π/2 से π/2 साइन 2t, अच्छा e की पावर टी भी था, सॉरी, e की पावर टी dt, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए इस वाले क्वेश्चन के। अब कैसे करें सर, अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे फॉर्मूला लगेगा देखिएगा आप, अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, क्योंकि इसी के बाद इसका मेन पार्ट होना है। अब इसी में टाइम लगेगा बेटा, इसी में टाइम लगेगा, देखिएगा कैसे होगा। साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन टी, सॉरी 1 - कॉस स्क्वायर टी, सॉरी 1 - 2 क्यों आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, ठीक है, इंटू ई की पावर टी -π/2 से π/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा, अभी मेरा फोकस इस पे है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखने के लिए देखो, और दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ई की पावर टी dt -π/2 से π/2, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा -π/2 से π/2 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी cos 2t आएगा ना, 1 - cos 2t, मैं गलत लिख दिया, cos 2t आएगा, cos स्क्वायर टी में, हाँ cos 2t आएगा, cos 2t/2, तो 1/2 बाहर निकालेंगे, e की पावर टी dt, ठीक है। चलिए इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर ये आ जाएगा डायरेक्ट, e की पावर π/2 माइनस e की पावर -π/2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करना है वो हमें देखना है, ठीक है। आई डू बट आई मेक अ मिस्टेक, आई स्किप माई लास्ट मैथ्स क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना किया हो उतना अच्छा किया है, डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अब कैसे होगा देखिएगा, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है। देखो जिस तरीके से रिपुंजा भैया ने कराया वैसे ही करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे। अब इसको मैं देखो पूरा नहीं करूँगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, कॉस ई की पावर टी cos 2t कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद माइनस आ जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन तो प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 sin 2t e की पावर टी dt, ठीक है। अब चलिए, है ना, अब ये हमारा देखो, इसको मैं आई मान लेता हूँ, ये जो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना मैं इसको आई मान लेता हूँ, इसको आई मान लेता हूँ, ये आई है हमारा, आई के इक्वल आ रहा है ना, आई, माइनस को बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अगेन इंटीग्रेशन वाई पार्ट लगाएंगे, अगेन इंटीग्रेशन वाई पार्ट लगाऊंगा मैं, तो देखिए अब आपको ध्यान से देखना है, cos 2t, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, e की पावर t कांस्टेंट, ये आ जाएगा 2 sin 2t। चलिए फिर माइनस आएगा, माइनस होके क्या आएगा देखो, 2 sin 2t का 4 cos 2t आ जाएगा, 4 cos 2t, और cos 2t e की पावर t तो यही लिखा है, तो क्या ये हमारा 4i बन गया, 4i को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4i + i 5i, 5i इक्वल टू 1/2 e की पावर t cos 2t प्लस e की पावर t sin 2t। क्लियर है, समझ आया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, i की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10 e की पावर t cos 2t, ठीक है, एंड e की पावर t sin 2t, e की पावर t sin 2t बाई 5, नहीं 1/10, अच्छा वेट अ मिनट, हाँ 1/10 ही हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो
4i, वेट अ मिनट, एक मैंने मिस्टेक की है, वेट अ मिनट, ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 है, तो 4 का इधर 1/2 इसी में मल्टीप्लाई हो रहा है ना सब में, तो 1/2 बाहर है, ठीक है। 1/2 को अभी हटा दीजिए, आई से हटा दीजिए, आई में गड़बड़ करेगा वो, आई से हटा दीजिए, इसको हटा ही दीजिए, 1/5 ही रख दीजिए क्योंकि वो आई से बाहर है, मैंने केवल आई 1/2 को हटा के माना है, तो ये 1/10 की जगह 1/5 ही आएगा, ठीक है। अभी 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आई ये आ गया हमारा, ठीक है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। अरे बाप बेटा, आप ये फॉर्मूला नहीं जानते क्या? 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और कॉस 2t क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये कॉस से कॉस कट जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने 1 माइनस कॉस 2t/2 किया है, 1 माइनस कॉस 2t/2, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से इस वाले को सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी था, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो सेम अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। आपको लग रहा होगा सर इतनी मेहनत क्यों करें, इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना एग्जाम में छोड़ने वाला था, ये क्वेश्चन जो था एग्जाम में छोड़ने लायक था क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इसको मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा। देखने से आसान लग रहा है ये, लेकिन है ये छोड़ने लायक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको अगेन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ई की पावर टी, फिर साइन 2t कांस्टेंट, फिर आएगा माइनस कॉस 2t और फिर आ जाएगा ई की पावर टी, ठीक है। चलिए ई की पावर टी साइन 2t माइनस, फिर अगेन वही लगेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ई की पावर टी कॉस 2t माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2t 2 साइन 2t आ जाएगा, यहाँ पे भी तो 2 कॉस 2t 4 साइन 2t ई की पावर टी, और यहाँ पे आ जाएगा फिर अगेन इंटीग्रेशन, ये अगेन देखो आई बन गया, ये हमारा आई है, ये क्या बन गया 4i बन गया, तो ये अगेन 5i हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो 5i इक्वल टू ई की पावर टी साइन 2t माइनस ये आ जाएगा ई की पावर टी कॉस 2t, ठीक है, डिवाइड बाई 5 भी हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 cos 2t है ना ये, 2 cos, तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। 5 का अब ये 5 को इधर से हटा दीजिए, इधर से, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, थोड़ा सा लेंदी था, बहुत लेंदी था, एग्जाम में आने लायक नहीं था। आफ्टर डैट इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये आंसर मिल जाएगा, थोड़ा सा लेंदी था। काफ़ी लोगों ने ऐसा सोचा होगा अरे ये देखो ई की पावर टी का तो हो जाएगा, ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, देखो ये जीरो नहीं हुआ, क्या कॉन्सेप्ट सोचा होगा, -π/2 से π/2 ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं है बेटा ना, तो ये तो इवन फंक्शन है लेकिन ये ऑड नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मेरे को बता रहे थे, मैंने ये ऐसे किया, साइन 2t ऑड फंक्शन है, जीरो कर देंगे, बेटा यही ऑड है, ये ऑड नहीं है, तो जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सो एट द एंड ये वाला आंसर हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। देखो रिपुंजय भैया ने ई की पावर 2x साइन x का कराया है, और इधर क्या आया है ई की पावर x साइन 2x, ई की पावर x साइन 2x, सिमिलर क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था जब 20 डे की स्ट्रेटजी बन रही थी, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आना ही आना है, या तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आएगा या फिर सिंपल जेड वाला आएगा। और इधर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखिए जेड का आ गया, अब देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानिए हमारा बेसिक सिद्धांत, ठीक है। अब जेड माइनस आयोटा जेड क्या होगा, निकालते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। देखिएगा तो ये आ रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स और ये प्लस वाई, ठीक है। रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए, एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास, ओके, हमारे पास ये आ गया जेड माइनस आयोटा जेड, इसका मॉडुलस लेते हैं, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। चलिए तो माइनस माइनस कट जाएगा,
डेट इज इक्वल टू 2√x² प्लस y²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। एक साइड का तो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इस वाली वैल्यू को मैं एक बार के लिए कैपिटल के मान लेता हूँ, कैपिटल के। ठीक है, डेट इज इक्वल टू कैपिटल, अच्छा एक्स मान लेता हूँ, कैपिटल एक्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो कैपिटल एक्स मान लेते हैं। ठीक है, चलिए कैपिटल एक्स मान लिया, के नहीं मानते, कैपिटल एक्स मान लेते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वैल्यू को। चलिए तो ये क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। अरे मॉड जेड स्क्वायर तो हमारा पहचाना हुआ लग रहा है। मॉड जेड क्या होता है, √x² प्लस y²। मॉड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल वाई। क्या कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में कोई रिलेशन दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। अगर मैं x² करता हूं, कैपिटल एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू स्मॉल x² प्लस y²। और स्मॉल x² प्लस y² क्या है, y है, कैपिटल वाई। तो x² इक्वल टू 2 कैपिटल वाई, x² इक्वल टू 2 कैपिटल वाई। ये क्या बन गया, ये तो पैराबोला की इक्वेशन है। सो पैराबोला आंसर हो जाएगा, ऐसे जा पैराबोला। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा। अरे ये मैंने मिस्टेक कर दी, प्लस आएगा यहाँ पे। एक्चुअली में मोड जेड होता क्या है, √x² प्लस y²। तो मैंने गलत माइनस लिख दिया था। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट ये है रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, दैट इज माई मिस्टेक, प्लस ही आएगा। ठीक है, चलिए दैट इज माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी का सेम क्वेश्चन इसी टाइप से सिमिलर मैंने कराया था इन क्लास नोट्स। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है, ए शिप सेट ऑफ एंड वर्क्स विद द 3 इंजन, 3 इंजन के साथ है, लेवल ए बी एंड सी, विच इज वर्क इंडिपेंडेंटली, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, द शिप कैन कंप्लीट इट वर्क ओनली इफ एटलीस्ट 2 इंजन आर वर्किंग। यानी कि जो शिप है तभी काम करता है जब 2 इंजन वर्किंग हो, एटलीस्ट 2, या तो 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, अब इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन ए ब्रेक डाउन, यानी कि खराब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए खराब होने की 1/4। ठीक है, तो ए के सही होने की, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, अगेन 1/4, तो बी के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। चलिए सी के खराब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, सी को ब्रेक डाउन होने की, तो सी के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी कॉम्प्लीमेंट 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शिप कंप्लीट वॉइस, यानी कि कंप्लीट करना है, यानी कि हमें मशीन खराब नहीं चाहिए। मशीन खराब कब नहीं हो गया, उसने कब बोला है कंप्लीट कब करता है, तब ऑल एटलीस्ट 2 इंजन आर वर्किंग। अब देखिए वर्किंग वाला केस अब मैं लेके चल रहा हूं, देखिए ध्यान से। मैंने मान लिया ए वर्किंग है तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी वर्किंग है, सी खराब है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, ए वर्किंग है, बी खराब है, सी वर्किंग है, एटलीस्ट 2 चाहिए। फिर मैंने मान लिया केस ए खराब है, बी वर्किंग है, सी वर्किंग है। देखो यही केस तो यहाँ बने हैं, ए खराब है, बी वर्किंग है, सी वर्किंग है, ए वर्किंग है, सी वर्किंग है, बी खराब है, ए वर्किंग है, बी वर्किंग है, सी खराब है। क्या यही केस नहीं बने, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये, क्या क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, आई डू वन बट। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नगेशन वाले मेथड से गए हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, नगेशन वाले से भी जा सकते हैं। और एटलीस्ट 3, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तीनों सही हैं, तो ये भी केस आएगा। अब प्रोबेबिलिटी लगानी है, अब प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 3/4, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 3/4, सी कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पी लगा लीजिए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट 3/4, बी कितना है 1/4, सी कॉम्प्लीमेंट 1/2, ए कितना है 1/4, सी कितना है 3/4, ये 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा 3/4, 3/4, 1/2। ठीक है, चलो ये आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में तो सेम है, 4 4 जा 16 32। ठीक है, नीचे तो 32 आ जाएगा। ऊपर देखते हैं, 4 3 3 जा 9 9 और 9, फिर आएगा +3 12, फिर +3 12, और फिर आएगा 1 मिनट 12 + 9 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 3 12 12 3 15 और 9 24, 24/32। 8 से काट दीजिए, सो आंसर इज 3/4। 3/4 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, क्लास नोट्स का क्वेश्चन था, इजी प्रॉब्लम थी, इजी। ठीक है, चलिए ये अरे ये वाला सर तो सौम्य भैया ने कराया डिट्टो, यहाँ पे केवल साइन वाई दे दिया है,
आपको यहाँ पर 10x और sec x दिया था, 10x को t मानना था sec स्क्वायर, और यहाँ पे sin y को t मानना है। देखिएगा कैसे करना है, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। sin y को t मानिए, क्या हो जाएगा cos y dy by dx इक्वल टू dt बाई dx विद रेस्पेक्ट टू x। यही तो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे, 10x को t माना है, sec स्क्वायर x dx dt बाई dx हो जाएगा, फिर पुट कर दिया भाई। देखिएगा यही यहाँ पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई dx प्लस साइन वाई t माना है, ठीक है, तो t बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा x। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। और मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो तो लास्ट 20 डे स्ट्रेटजी में मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर क्वेश्चन आया तो लीनियर से ही आना है और किसी से नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आसान आता है, और सबसे इजी टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और देखो लीनियर से ही आया है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर 1/x dx। ठीक है, तो e की पावर ln x, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो जाएगा। तो अब इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, अगले पेज पर लिख लेते हैं, t इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू आई एफ इतना है प्लस c। ठीक है, सो t इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस c। t की वैल्यू क्या थी साइन y, तो साइन y इंटू एक्स इक्वल टू x³ प्लस सी। ठीक है, अब y इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू √3 है, यानी कि y इक्वल टू पाई बाई टू कब है, जब x की वैल्यू √3 है। पुट करके देखते हैं, साइन पाई बाई टू 1 होता है, x की वैल्यू √3 का क्यू अपॉन √3 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए तो 1 इंटू √3 ये हो जाएगा 3√3 अपॉन √3। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी √3 बेस में थोड़ी है, बेस में तो 3 है ना, देखो ये मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, तो ये आ गया √3 इक्वल टू √3 प्लस सी। सी की वैल्यू आ गई 0, सी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारा जो बन गया फंक्शन क्या बन गया, x इंटू साइन वाई इक्वल टू x³/3। ठीक है, x से एक x काट कैंसिल भी कर सकते हैं, x²/3 हो जाएगा, तो साइन y इक्वल टू क्या आ गया हमारा x²/3। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू √3/2 पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं x इक्वल टू √3/2, तो साइन इक्वल टू x इक्वल टू √3/2 पुट करेंगे तो x² 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, साइन y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। कब होता है ये, y इक्वल टू जब π/6 हो। सो द आवर करेक्ट आंसर इज y इक्वल टू π/6। कौन सा बोला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, क्लास नोट्स का था। क्लास नोट्स के क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कमिटमेंट किया था, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आया, वो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो लीनियर से ही आएगा, और वहीं से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का था और काफ़ी सिंपल था, थोड़ा सा सोचना था। और आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, फॉर्मूला क्या ये पढ़ाते हैं, tan 37 इक्वल टू 3/4 और tan 53 इक्वल टू 4/3। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा देखो tan, इसको थीटा मान लेते हैं, tan थीटा क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है 4/3, यानी कि थीटा की वैल्यू 53 है। इनडायरेक्टली थीटा की वैल्यू 53 हो गई, तो ये हो गया 37, ये 37 हो गया, तो ये 37 हो गया, ये 37, तो ये 53। इतना समझ आया। थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल 53 है, ये वाला ऊपर, इसको थोड़ा सा और जूम करके देखना है, तो इस तरीके से बन रहा है। ये वाला एंगल है 37, ये है हमारा 53, ये ऐसे गया है ऐसे, ये हमारा 37 हो गया, और ये नीचे आ गया 53। ठीक है, चलिए सर आपने ये एंगल क्यों निकाले, देखिएगा हमसे जो आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी क्यू की लेंथ पूछी है। पी क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का, मुझे ए क्यू की लेंथ पता है, तो ए क्यू और पी क्यू हमारा क्या होगा, पी क्यू हमारा होगा ए क्यू माइनस ए पी, यही तो होगा। अगर मुझे कैसे भी करके ए पी की लेंथ मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, क्या ए पी की लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, है ना, ये लेंथ 1 है। चलिए अब देखिए मुझे क्या करना है,
ये 4 गिवन है ओवरऑल, ये 3 गिवन है, वेट अ मिनट, अच्छा इधर है, ठीक है, ये 4 गिवन है, ये 3 गिवन है, तो यानी कि बी से ये क्यू है, ये बी है, ये आगे पेज है, हाँ ठीक है, तो बी क्यू कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √3² + 4², तो ये हो जाएगा 5, बी क्यू की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, बी क्यू की वैल्यू 5 आ गई, ये वाला पॉइंट हमें नहीं दिया, ओरिजिन मान लिया, ओ मान लिया, बी क्यू की वैल्यू 5 है, ये मुझे थीटा एंगल पता है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, tan 37 ये 90 डिग्री है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा, ट्राइंगल में दोबारा बना लेता हूँ, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये 37 है, tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 है, तो 1 और बेस मैंने मान लिया x, यानी कि इस वाली x मान ली, tan 37 की वैल्यू मैंने 3/4 बताई है, 3/4 = 1/x, सो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ OB की लेंथ हमारे पास आ गई 1/3, सॉरी 4/3, OB की लेंथ हमारे पास आ गई 4/3, OB की लेंथ, OB की लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है, चलिए OB की लेंथ आ गई 4/3। अब इस वाले ट्राइंगल को देखिए, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली पता है, एंगल पता है। अब आप एक बात बताइए, tan 37 3/4 है, तो क्या यहाँ से sin 37 cos 37 निकाल सकते हैं? मेरे को जरूरत है अब cos 53 की, किसकी जरूरत है? cos 53, तो cos 53 आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है, cos 53 आएगा हमारा 4/5, आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं एक मिनट, 3/5 आएगा, सॉरी, अरे निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, देखिएगा 4/3, हाँ 3/5 ही आएगा, 53 ये 5, 3/5 आएगा, ठीक है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, वाइट पेन ब्लू पेन ले लेते हैं, ठीक है, ब्लू ही है ना, हाँ, cos 53 इसको मैं मान लेता हूँ y, तो y और ये मैंने माना था x, y/x हो जाएगा, cos 53 की वैल्यू कितनी आई 3/5, 3/5 = y/x, x की वैल्यू कितनी है 1/x की 3/4 है, ठीक है, तो y/x की वैल्यू 4/3 है, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x/5, तो x की वैल्यू अब मैं रख देता हूँ 3, 5, 4/3, तो ये वैल्यू आ गई 4/5, कितनी वैल्यू आ गई 4/5, ये वाली डिस्टेंस आ गई, क्या ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये कितनी थी PA, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, तो मैं बोल दूं क्या PA हमारा 4/5 होगा, ठीक है, PA हमारा 4/5 होगा। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, PQ हमारी क्या है, PQ को ओवर PQ निकालना है, अब क्या आया PQ, AQ माइनस AP, AQ की माइनस PA लिख दिया AP, AQ की लेंथ है 3 और ये कितना आया 4/5, ठीक है 4/5, चलिए तो 5 3 या 15 - 4/5, तो ये आ जाएगा 11/5, डेट्स इक्वल टू 2.2, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम क्लास 10th की थी, इसमें 11th 12th का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला था, तो इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं कितने इजी प्रॉब्लम आए थे, कितने टफ आए थे, ठीक है। पहला इजी प्रॉब्लम गिनते जाएंगे, पहला इजी प्रॉब्लम, ठीक है, इजी 1 हो गया, दूसरा इजी प्रॉब्लम 2 इजी, तीसरा इजी प्रॉब्लम 3 इजी, ठीक है, इसको मैं मॉडरेट में डाल देता हूं, किसी को नहीं आएगा, 3 इजी 1 मॉडरेट, 3 इजी 1 मॉडरेट, ठीक है, चलिए 3 इजी 1 मॉडरेट एंड टफ, 3 इजी 1 मॉडरेट टफ 1 टफ, 4 इजी 4 इजी हो गए, 1 मॉडरेट हो गया, 1 टफ हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इजी था, 5 इजी हो गए, 5 इजी, इसको मैं मॉडरेट टफ में ही डाल लो, टफ में 5 इजी 1 मॉडरेट 2 टफ, ठीक है, इसको इसमें इसको मैंने डाला है मॉडरेट में, तो 5 इजी 2 मॉडरेट 2 टफ, ठीक है, 5 इजी एक बार लिख देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, 2 मॉडरेट 2 टफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 2 7 9 हो गए क्वेश्चन, चलिए ये तो ये इजी, ये इसको टफ में ही डालूंगा, टफ में, हाँ, तो ये कितना हो गया 5 इजी 2 मॉडरेट 3 टफ हो गए, ठीक है, 3 टफ हो गए, 3 टफ, और ये इजी प्रॉब्लम था, तो 5 इजी 6 इजी 2 मॉडरेट 3 टफ, ठीक है, क्योंकि क्लास ये मैंने कराया था, इजी प्रॉब्लम था, 6 इजी हो गए, 7 इजी 8 ये मॉडरेट में डाला है, ठीक है, तो 7 इजी हो गए, कितने मॉडरेट हो गए थे पहले 2 मॉडरेट 3 मॉडरेट और कितना हो गया 3 टफ, ठीक है, और ये वाला क्या था इजी था
ये भी ये मॉडरेट प्लस इजी था, ठीक है। तो इसको 7 और 8 9, तो 9 टोटल इजी प्रॉब्लम आए, 9 इजी प्रॉब्लम और 3 मॉडरेट 3 टफ, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, और आपसे सौम्या भैया ने भी बोला था, 7 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे डायरेक्ट सॉल्व होने हैं। तो देखो टोटल 9 इजी आए हैं, जिसमें से कुछ कुछ टफ इजी आए होंगे। तो ओवरऑल देखो पेपर में हमें देखा, लास्ट में लिख देता हूं मैं, 9 इजी, 3 मॉडरेट, 3 टफ, ठीक है। सो इस वाले पेपर को आप क्या बोलेंगे, आप ही बता दीजिए। कैसा पेपर आया था मैथ्स का, इजी आया था, मॉडरेट आया था, कैसा आया था? और क्वेश्चन देखो किस टाइप के आए हैं ज़्यादातर। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का है, ये देखो हमने क्लास नोट्स में कराया है, ऐसा क्वेश्चन इस तरीके का आया है। ये देखो मैंने कराया है क्लास नोट्स में प्रोबेबिलिटी का, इसी टाइप का। देखो वही ए बी कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, वही सेम इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ मॉडरेट है, लेकिन बहुत इजी था। मैंने लेकिन बोला था, कमिटमेंट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आना है, आया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन टफ था, लिटरली टफ था, लेकिन किसी को आइडिया हो तो रिपुंजय भैया ने इसी टाइप का 6 जून को 1 शॉट में कराया था, वही आपको 7 जून को और 9 जून को आपका एग्जाम में आ गया, ठीक है। इजी प्रॉब्लम है, ये तो कुछ था ही नहीं। ये वाला, अरे यार ये तो एकदम क्लास नोट्स में लिखाया हुआ है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी लोगों ने ये किया, गलती क्या कर दी, उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला चलो मैं टफ मान लेता हूँ, क्योंकि एक बार के लिए मैं भी अटक गया था क्या क्या मानूँ ABC। तो ABC आप ये मानिए, और भी मान सकते हैं, मैंने ये माना है, आप और भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में हमने दिया था, मॉक टेस्ट 11 में दिया था, उसी टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हाँ, ये वाला देखिए, अरे इससे टफ क्वेश्चन तो हमने 50 इंपॉर्टेंट में किया था, ये तो बहुत इजी है उसके कंपेयर में। लेकिन हाँ, और मैंने कमिटमेंट भी किया था कि क्वेश्चन अब मैक्सिमम मिनिमा से आना ही आना है, और आया है, ठीक है। यस, फिजिक्स टफ आई थी इस बार की। ये वाला क्वेश्चन AP का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लोजेस्ट का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलिए, और ये वाला तो मैंने यार बताया था, इसको जो गलत करके आएगा बताइए, डेफिनेशन थी पैराबोला की, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन, जिसने वाया ग्राफ सोचा होगा तो वो डायरेक्ट बोल देगा, अगर जिसने थोड़ा सा किया हो तो कैलकुलेटिव था, ठीक है, कैलकुलेटिव था, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं आज के डिस्कशन को, बाय बाय। सर नाइजर के पेपर की लैंग्वेज दोनों ही होती है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। क्लास को एंड करें, बताइए, और कोई डाउट है किसी का, बताइए, या फिर हम क्लास एंड करें। सर हाउ टू प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, विच लेक्चर फॉलो। देखो नेक्स्ट के लिए अभी आप मॉक टेस्ट और PYQ की प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर का टाइम नहीं है, 20 दिन बचे हैं नेक्स्ट के लिए। सो आप ओनली मॉक टेस्ट एंड PYQ पे फोकस कीजिए। चलिए फिर एंड करते हैं क्लास को, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।